अब हम पढ़ते हैं कि निर्मला का विवाह होकर के उसका ससुरालिक वैवाहिक जीवन कैसा था। निर्मला का विवाह हो गया था, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम मुंशी तोताराम, सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र भी अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता, वहाँ तक कि कहीं घूमने भी ना जाते, इसीलिए तौन निकल आई थी। देह के स्थूल होते भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर ने तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतः बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे, बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का, मझला जियाराम 12 वर्ष का और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ने जाते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी, वही घर की मालकिन थी। उनका नाम था रुक्मिणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीत से यही रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला के प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहू की मितव्ययी थे, बहुत ही मितव्ययी थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धन की परवाह न करते। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अभी ज़िंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने भी जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठ करके ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठना और हंसने बोलने में संकोच था। इसका कदाचित यह कारण था कि अभी तक ऐसा एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुरा कर निकलती थी। अब उसकी अवस्था एक आदमी, उसी अवस्था में उसका एक पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उसमें भागती फिरती उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी, भाग जाती थी। वकील साहब को नेक दंपत्ति विज्ञान न सिखाया गया। युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए, यही उनके वशीकरण का मुख्य मंत्र था। इसीलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते, लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुँह से निकलकर उसके हृदय पर शहर के सर के समान, तीर के समान आघात करती थी। उसमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट थी, धोखा था और खुश्क नीरस शब्दा भंडार। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता था, सैर सपाटे बुरे न लगते थे, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वह देखने वाली आंखें न थीं। वह उन्हें इस रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कभी प्रभात समीर भी स्पर्श से खिलती। दोनों में सामान्य सारस्य। निर्मला के लिए प्रभात समीर कहाँ थी। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला के अपना खजांची बना दिया। कचहरी से आकर दिन भर की उसे कमाई देते। उसका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब रखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछते, आज कम क्यों। गृहस्थी के संबंध में उसने खूब बातें रची। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती है, क्योंकि विनोद की बातें उसके मुख से निकलती न थीं। उसका मुख मलिन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती, उसे अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय एक तृष्णा कामना से तड़प उठता। वो उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस बात से जलती रहती कि बांका सावर लट्टू टट्टू पर सवार होकर पसंद करेगा उसे दिल पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी के बांके सावर की सी थी, पर वह उन पर सवार होकर उड़ना चाहती थी। उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती। टट्टू के हिनाने और कनौतियाँ खड़ी करने से क्या आशा होती है।
संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा के थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी, कुछ भी हरा हो जाता। लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने भी ना देती थी, मानो वो कोई पिशाचिनी है, वह उन्हें निगल लेगी। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि किस बात से खुश होती हैं और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती, दूसरी बात उसी बात से जल जाती। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती ना जाने कहाँ की मनहूस है, और अगर कोठे पर चढ़ जाती, मेहरियों से बताती तो छाती पीटने लगती कि ना लाज है ना हया, शर्म निगोड़ी ने तो हया भूल गई है, अब क्या कुछ दिनों से मैं बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मिणी उनकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय में बहुत थोड़ी ही कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों के लिए ज़रूरत पड़ती। जब वह खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चटोरापन अच्छा न लगता, कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मिणी को अपने वंगवार्पक सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है ना, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे, रुपये की मिठाइयाँ खा जाते हैं, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से माँ के बिना कौन समझाएगा, बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी, इन्हें क्या यही तक होता है ना, तो निर्मला शायद जब्त कर लेती। पर देवी की खुफिया पुलिस से सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती। अगर वह कोठे पर होती तो अवश्य किसी पर निगाह डाल रही होगी, मेहरी से बातें करती वह तो अवश्य निंदा करती होगी, बाजार से कुछ मंगवाती तो अवश्य कोई विलासपूर्ण वस्तु होगी, यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उसकी दोधारी तलवार से कांपती रहती, यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, अब जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुझे कुछ कहा क्या माँ, रोज ही कहती हैं, बात मुझसे निकालना मुश्किल। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों हुई है तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, यही मालकिन बनी रहें, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे ताने सहने ना दिया करें। यह कहते कहते निर्मला की आंखों में आंसू बहने लगे। तोताराम ने अपना प्रेम दिखाने का बहुत ही अच्छा मौका मिला, बोले, माँ आज ही उसकी खबर लूँगा, साफ कह दूँगा, मुँह बंद करके रहना तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो, इस घर की मालकिन वह नहीं तुम हो, यह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है, अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक करती हैं तो यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा ही है कि विधवा अनाथ है, पर पाव भर आटा खाएगी और पड़ी रहेंगी, जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो ये अपने बहन ही है, लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, रख लिया, लेकिन इसके माने यह नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने कहा, लड़कों को सिखा देती हैं जाकर माँ से पैसे मांगे, वही कुछ लड़के अपनी आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता, डांटती हूँ तो आंखें लाल पीली करके दौड़ाते, मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर जलती हैं, ईश्वर जानते होंगे मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ, आखिर मेरे ही बच्चे हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे, बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो, मैं भी देखता हूँ, और लौंडे शरीर हो गए हैं, मनसाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे, डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मिणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, अगर रहना है शांत होकर रहो, यह क्या दूसरों को रहना मुश्किल कर देती हो। रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया है, पर वह दबने वाली औरत न थी, एक तो उम्र में बड़ी, तिस पर इस घर की सेवा में जिंदगी काट दी, किसी की मजाल कि उन्हें देखकर बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस शुद्धता पर आश्चर्य हुआ, बोली, तो क्या लौंडी बनकर रखेंगे, लौंडी बनकर रहना है
तो इस घर की लौंडी ना बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा है कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखती रहूं, किसी को बेराह चलते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो यह मुझसे ना होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतने आपे से बाहर हो गए हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी? कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी, कुछ पूछना न ताछना, बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए। तोता सुनता है कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात में ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी है तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलाने लगता है। रुक्मिणी, जो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी से बात न बोलूं, यही सही। फिर भी यह न कहना कि तुम घर में बैठी रही, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे कुत्ते ने काटा है जो बोलूं। मसल है नाटो कहती महुरिया घर, मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मिणी ने कहा, अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांगें तोड़ दूंगी। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहती, हम ही को धमकाती हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती है, मुझे दिख करोगे तो कान काट लूँगी। ठीक है, अब इसका भाग हम अगले दिन बताते हैं। ठीक, देखिए, एक जीवन की व्यथा, सही उम्र का चयन नहीं। अब आगे आप बताइए क्या ये सही है या गलत है।